क्वेश्चन नंबर 26 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है a particle start from the origin of coordinate system at t is equal to 0 and move in the xy plane with the constant acceleration alpha in the y direction. Its equation of motion is y is equal to beta x square, then its velocity component in the x direction is। तो आसान सवाल है ये। सबसे पहले बात कि y is equal to आपको दिया है कि आपको बीटा एक्स, ठीक है जी, और आपको बोला कि एक्स वाई प्लेन में ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको टाइम सुनने पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपको पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम t इक्वल टू 0 एंड मूव इन द xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक बात तो तय है ना कि आपको इसका जो वेलोसिटी है उसका जब देखें ध्यान दें कि आपको ये y इज इक्वल टू bx² दिया गया, ठीक है ना, सॉरी बीटा x स्क्वायर, bx² नहीं है, ठीक है जी। तो ये ऐसा अगर देखो तो इसमें बोला कि तो आप बस ऐसा करो कि x कंपोनेंट निकाल दीजिए वेलोसिटी का, इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है वो निकाल देना, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये y बराबर आपको bx² दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपको ऑप्शन है 0 to a जो भी है, ठीक है ना। इसमें ऐसे कर लो कि आपको y इज इक्वल टू bx², तो ये हो जाएगा जाके y और ये आपको इसे कर लेंगे तो bx², यानी एक बात तो तय है, इसको कंपेयर कर लें कि आपको अगर ये ऐसा मोशन है तो y इज इक्वल टू uy t है ना प्लस हाफ अल्फा, अल्फा ये y नहीं है, अल्फा t²। अब ये तो तय है कि ये टर्म 0 है, क्योंकि ये टर्म अगर 0 नहीं होता तो आपको उसमें x के पावर 1 का एक टर्म आता। ये ऐसा x इज इक्वल टू हम लिख लें ux इनटू t, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसा, अब यही हम लिख लें, अब यहाँ पुट कर दीजिए t बराबर निकाल लीजिए x बाई ux, ये ऐसे, और y बराबर आपका क्या है हाफ अल्फा t², पुट कर लें तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ एंड अल्फा और t² क्या है x बाई ux का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू हाफ अल्फा x² बाई ux का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लें आप इससे, y बराबर दिया है आपका कितना bx², यानी बीटा x² इज इक्वल टू हाफ अल्फा x² बाई x² निकाल दो, आपको ux चाहिए तो ux इज इक्वल टू क्या है भाई अल्फा बाई 2 बीटा अंडर रूट, है ना। तो अल्फा बाई 2 बीटा अंडर रूट चौथा ऑप्शन। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं था, आपको y और bx² एक रिलेशन दिया गया था, ठीक है, और आप जानते हैं कि भैया अगर एक्सेलरेशन आपको है y डायरेक्शन में तो भाई y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन था तो इक्वेशन कैसा बनेगा मोशन का, आपको वेलोसिटी का y कंपोनेंट इनटू t प्लस हाफ अल्फा t²। एक डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, डायरेक्शन और क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू t, ये तो कांस्टेंट है। अब यहां से t निकाल लो, t बराबर x बाई ux, और फिर आप इसे पुट कर लो। अब जैसे देखिए ये समझने वाली बात है कि ये वाला कंपोनेंट हमने 0 क्यों लिया। अगर सोचिए अगर ये होता uy, अगर होता uy का वैल्यू अगर कुछ भी होता तो ये जो आपने y बराबर bx² लिखा है, तो जरा सोचिए यहाँ पे अगर आप पुट करते इसको t के जगह पर पुट करते तो ये क्या आता, आपको t के जगह पुट करते तो ये टर्म आपको समथिंग इनटू x प्लस x² होता, ये तो सिर्फ x² है, दैट मीन ये वाला टर्म नहीं है, ठीक है जी। यानी ये कॉमन सेंस की बात है, ये क्यों नहीं है मैं ये बता रहा हूँ। अगर ये होता बाय द वे, ठीक है, अगर ये होता तो ये टर्म ऐसा नहीं होता ना, x² के फॉर्म में सिर्फ नहीं होता ना, x के फॉर्म में भी होता। जैसे यहाँ पे आप पुट करते
बाय द वे तो यू वाई इंटू क्या एक्स वाई यू एक्स ऐसा, लेकिन है क्या x के पावर 1 है क्या, सिर्फ x के पावर 2 है, डेट मीन ये वाला टर्म नहीं था। यानी कि आपको इस मोशन में एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में दिया गया है और आपको y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी v1 है, ठीक है। तो ये था 27 में है द ब्लॉक A and B showing figure have mass 5 kg and 4 kg. The system is released from the speed of B after A has traveled a distance 1 meter along the incline. आसान सवाल है ये भी, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आप ऐसे कर लें, पुल्ली यहाँ भी लगा लें, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो ब्लॉक है ना जी, ये इंक्लाइन पे है, तो ठीक है, एक कोई इंक्लाइन है 37 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है बी, कितने केजी का है, मास ऑफ ए 5 केजी 5 केजी है, मास ऑफ बी 4 केजी है ना, बस। तो अब यही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना। चलो देखिए कांस्टेंट मोशन में जाइएगा, तो अगर ये वाला ब्लॉक 1 मीटर चलेगा, अगर इसको 1 मीटर हम ऊपर ले गए तो रस्सी 2 मीटर लूज करेगा, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, ये 2 मीटर किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a है, तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम लिख लो। तो अगर इसका a है, अच्छा टेंशन की बात करें, यहाँ t है तो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, बस ये ध्यान रख देना है। तो भाई एक्सेलरेशन के लिए क्या कहा कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो भाई इसका एक्सेलरेशन क्या है 2a है, ठीक है ना। अब इसका एक्सेलरेशन इधर मत समझ लेना, हॉरिजॉन्टली नहीं है, अगर इसका नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर a भाग है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए ऐसा ही है, तो 2t - 4t बराबर 4a है ना, पहला ही। दूसरा इसके लिए लिखिए, इसमें क्या है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है 37 डिग्री, तो 5 तो 50 का 50 और cos 37 है ना, तो ये ऐसे सॉरी ये ऐसे है, तो इसका साइन 37 होगा, ये mg साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा ये आपको 3/5, ठीक है ना, mg साइन 37 माइनस t बराबर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2a, तो 5 × 2a 10 सेकेंड। अब ऐसा करो, दोनों को इक्वलाइज कर लो, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कटवट मार लीजिए, तो कटवट मार लीजिएगा, तो इसमें आपको क्या बच जाएगा -40, और इसमें आपको ये 10 था तो ये हो गया 30, और 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो +60 हो गया ये, और इनको आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 48, ठीक है। तो 20/14 यानी 20/14 ये है एक्सेलरेशन। अब जरा देखिए, अब बोला कि ये अगर ये 1 मीटर जाएगा है ना, तो पूछा है वेलोसिटी, पूछा है, यही शायद पूछा है, तो ये बोला कि द स्पीड ऑफ बी आफ्टर ए हैज ट्रैवल ए डिस्टेंस 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर चलेगा तो ये आधा मीटर चलेगा, रिलेशन तो यही है ना। जरा सोचो, अगर ये 1 मीटर आता नीचे तो ये 2 मीटर ऊपर चढ़ता, तो अगर ये 1 मीटर ऊपर चढ़ा है तो ये आधा मीटर चढ़ेगा, हाफ मीटर इसका है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, बस ये है। तो निकाल लीजिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल जाएगा v² = u² + 2as, तो ये तो है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v² = 2as 2 × 20/14 × s आधा, ये कितना हो गया, ये निकल गया, तो v = आपको आ गया √20/14, आप 2 से कट कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद में आप इसमें आंसर मैच करवा लीजिए, ठीक है। चलो ये हो गया, है ना, ये g के फॉर्मेट में है, तो आप ये कर लीजिए, g यहाँ ये कर लीजिए, तो ये हो गया जाके 10a
10 ये है ना, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया था, ये 2 से मल्टीप्लाई से क्वेश्चन में किया था तो 20 हो जाएगा, 20 और ये 24 हो जाएगा, 24 है, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 हो गया, ठीक है ना, ये 60 हो गया, इसमें मिलता 60 और ये 20 तो ये हो जाएगा 24 ये हो जाएगा ना, ये एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा आपको 24, 5 से कट कीजिएगा, 4 से सॉरी कट कीजिए, तो 4 से कट कीजिए तो 5/6 है ना, तो 5/6 एक्सेलरेशन पुट कर लीजिए हम 5/6, ठीक है, तो ये ऐसा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आपका आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज s, तो ये आया 5/6, आप इसे लिख सकते हैं कि 10/12, ठीक है, 10 को g कर लीजिए, तो √g, और 12 को क्या लिख सकते हैं आप, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 तो 2√6, ठीक है, चलो, तो ये तीसरा इसका सही है। अब आइए 28 पे, 28 में बॉडी A of mass m slide on a plane inclined at an angle θ1 to the horizontal and mu is the coefficient of friction between A and the plane, okay, है ना, A और प्लेन के बीच में पहले हम फोटो ले लेते हैं, ये m है, ये भी m है, ये θ1 है, ये θ2 है, दिस इज ब्लॉक A एंड दिस इज B, है ना। अब इसमें कि ये बॉडी A ऑफ मास m स्लाइड होने प्लेन इंक्लाइन है कितना, और यहाँ म्यू दिया गया है, और ये है यहाँ पे म्यू है ही नहीं, m is equal to 0 सवाल में आगे है, A is connected by इतना, है ना, body B also of mass m sliding on a frictionless plane inclined at an angle theta is equal to the correct statement तो क्या है, तो भाई जब देखिए आपको फ्रिक्शन विरोध यहाँ पर करेगा, यहाँ पर तो फ्रिक्शन का कोई विरोध नहीं करेगा, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो भाई यहाँ पर अगर देखें आप जरा, ये θ1 है, ये θ2 है, अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ठीक है ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, तो अगर इस तरफ ये ब्लॉक जा रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो नीचे लग आपको अप्रोच करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा mg sin θ2, और अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा -mg sin θ1, है ना, और माइनस यहाँ पर का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू mg cos θ1, ये ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो अब ऑप्शन के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, बोला कि A will never move up the plane, बोला कि A will just start moving up the plane when mu is equal to इतना, चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा होगा कि इतना इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इसका मतलब कि आपको ये अभी रेस्ट पर है ना, देखते हैं, तो m से m सब जगह निकाल दीजिए, g से g सब जगह निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा sin θ2 minus sin θ1 is equal to mu cos θ1, that means sin θ2 minus sin θ1 upon cos θ1 is equal to mu, अगर mu इतना रहा तो जस्ट मूव करना शुरू कर दें, नेट फोर्स 0 है, इसके फर्दर अगर आप इसको थोड़ा सा वेलोसिटी दीजिएगा, स्लोली आप इसे पुश कीजिएगा तो ये चलना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, थोड़ा सा वेलोसिटी देंगे आप तो ये चलना शुरू करेगा, यानी कि दैट मीन ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है, तो
ये फोर्स है गिवन। तो इस टाइप का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन होता है ना, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पूछा गया कि आप इसका वर्क बताइए और कहां से कहां ये चला है। ये आपको क्वार्टर सर्कल पे चला है, ऑब्जेक्ट जो चला है आपको A0 है ना, A0 से लेकर आपको ये चला है 0A तक, 0A तक चला है ना। बोला कि द वर्क ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m by फोर्स इतना when the particle is taken from the point A0 to the point 0A along a circular path of radius A about the origin in the xy plane is। तो वर्क क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस फोर्स को जनरलाइज कर लीजिए। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, सिंपल है, वर्क अबाउट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है, बस यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, सबसे पहले ये फोर्स को जनरलाइज करें तो फोर्स ये हो जाएगा, आप ऐसा करें, ये जो होगा K और ये हो जाएगा आपको क्या, ये तो कॉमन है, तो K बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 एंड ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई और जे है ना, वैसे हो जाएगा। आप इसको कुछ मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मर्जी आपकी, चाहे तो मान सकते हैं, जेड वेट कुछ मान लीजिए, यानी फोर्स बराबर क्या K और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर जेड मानते हैं तो जेड के पावर 3/2, अगर जेड स्क्वायर मान लें सबसे अच्छा, कट जाएगा 3/2 है तो 3 रह जाएगा इनटू। अब जब देखेंगे आप इतने को जेड मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड मानेंगे है ना, तो क्या माना, जेड नहीं माने जी, जेड स्क्वायर माने, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप जेड स्क्वायर मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट में ये क्या आएगा जेड। तो फोर्स जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा भाई K और यहाँ क्या हो जाएगा ZQ, ऊपर में क्या होगा Z। तो ये इसको ऐसे लिख लीजिए आप फोर्स को, ठीक है। तो आप जो ऐसे लिख लेंगे तो ये कट भी गया, तो आपको K बाई जेड स्क्वायर बाई टेबल, यही है आपका फोर्स। अब वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है हमें वर्क डन के लिए, ठीक है। तो जरा देखें, आप अगर देखेंगे तो ये यहां से गया यहां का कोऑर्डिनेट A0 है, यहां का कोऑर्डिनेट 0A है ना। तो वर्क जब निकालेंगे तो जरा देखिए, एक बात आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये इस तरीके से अगर गया, ये इस तरीके से ऐसे गया, तो इसका आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लगातार बदल रहा है ना, और फोर्स भी x और y का फंक्शन है। तो इसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लें सबसे अच्छा, ठीक है। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको K आपको जेड स्क्वायर इनटू आप dz कर लें, ठीक है, ये ऐसा। तो आप जब इसे ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको वर्क बराबर आपको K बाहर, अब ये हो जाएगा -1/z और -1/z, और लिमिट क्या लेना है, लिमिट आपको लेना है A0 और यहाँ लेना है 0A। आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये जो आएगा वो क्या आएगा, तो वर्क बराबर K और जेड का वैल्यू रखिए। आपने जेड स्क्वायर बराबर माना था इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट में वाला ये पूरा ये जेड नहीं है, तो जेड बराबर ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट ऐसा है 0A है, तो वर्क बराबर K। अब अपर लिमिट जब रखिए तो -1/x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू A है, y तो है नहीं अपना, तो A है तो सिर्फ करोगे अंडर रूट A स्क्वायर, y तो 0 है मान लीजिए, है ना।
और फिर ये क्या माइनस, और एक माइनस इसमें भी, तो माइनस माइनस से क्या है प्लस, और 1/x का वैल्यू इसमें 0 है, y का वैल्यू क्या रखना है a स्क्वायर, दोनों कट गया खत्म 0, वर्ग क्या आ गया 0 है ना। तो ये हो गया 29 30 30 में है स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 0.2 kg इज अटैच्ड टू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.3 मीटर तो the upper end is fixed to a ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 0.5 meter. Then the time taken to complete one revolution. आसान सवाल है ये। आप देखिए बोला कि आपको ये छत से ऐसे किया हुआ है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन आपको कोनिकल पेंडुलम दिया गया है। तो ये कोनिकल पेंडुलम है, हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगला देखना, बोले स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 0.2 kg। आप ये वाला थीटा तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे आप अगर ये थीटा है तो एक बात है कि यहाँ ऐसे mg लगेगा, ऐसे लगेगा टेंशन, अब टेंशन को कंपोनेंटल फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, थीटा तो ये भी थीटा, t cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। अब आराम से कर लोगे आप, t sin थीटा इज इक्वल टू am ओमेगा स्क्वायर, और इसके रेडियस को फिलहाल x कुछ मान लो, m ओमेगा स्क्वायर x एंड t cos थीटा इज इक्वल टू दिस mg। t से t चला गया, sin बाई cos tan थीटा हो गया, और tan थीटा इक्वल टू m से m चला गया अपना ओमेगा स्क्वायर x बाई g, ठीक है। तो ये ऐसा अच्छा रेडियस वगैरह दे दिया, x दे दिया है 0.5 दिया गया है ना। तो यहाँ से ओमेगा निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये हमें मालूम है, ये लेंथ भी मालूम है, ये लेंथ भी मालूम है, ठीक है 1.3 है ये। तो tan थीटा अगर हम निकालना चाहें इसमें, अगर हम इसमें tan थीटा निकालना चाहें तो ये अपना बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपना दिया गया है 0.5 दिया गया है, बेस हो जाएगा अपना 1.3 है ना। और ओमेगा स्क्वायर एंड व्हाट इज x, x रेडियस वही 0.5 है, एंड g आप रख लें 10 है ना, 0.5 से 0.5 निकल गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 1.3, और ओमेगा स्क्वायर दैट मीन ओमेगा इज इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 13 ऐसा। तो ये ऐसा हो गया। अब आपको बोला कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा मालूम है कि टाइम क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई 10 और ये ओमेगा के लिए 10 बाई और ये रूट 13 है ना। तो ये ऐसा, तो ये हो जाएगा जाके आपको ये तो पड़ जाएगा, ठीक है 5/5 इंटू रूट 13 तो नहीं इसमें रूट 3 किया तो सब सही होगा, t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x है ना, t cos थीटा इक्वल टू mg, m से चला गया, t से t चला गया, tan थीटा बराबर करेंगे ये है रेडियस 0.5 ही तो है, ये रेडियस है, ये स्मॉल स्फीयर ऑफ मास इतना अटैच्ड टू लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.3 मीटर। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे ये वाला लेंथ जो है वो 1.3 है, ये है 0.5, थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा। ये 1.3 जो tan थीटा है हमने परपेंडिकुलर डाला, बेस जो डाला है ये थोड़ा अलग आएगा, ये निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ हम निकाल लेते हैं। ये लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा
0.5 का होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट लाइक 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 1.2 आएगा ये। यानी कि ये जो है ये है 1.2, यानी यहाँ हमें पुट करना है 1.2। ये 1.2 पुट करेंगे तो ये जो अपना हो जाएगा आपको 12, ठीक है ना। तो ये 12 हो जाएगा, तो रूट में है 12 अपना, तो रूट में है 12 अपना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 को बाहर निकालेगा 2 के फॉर्म में आएगा और रूट में वो रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 ऐसा है ना। ये वाला थोड़ा सा देखना है, जैसे मैंने एक्चुअली इसी को 1.3 कर लिया, जबकि ये 1.3 नहीं है ना, इसका ये कंपोनेंट है, यानी कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ऐसा माने तो या तो इसको बेस माने, ये परपेंडिकुलर माने और ये हाइपोटेनस माने, तो ऐसे ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये 30 है, उसके बाद में है 31 और मान लीजिए लंबा। क्वेश्चन नंबर 31 में है 2 masses A and B connected with an extensible string of length L lies on a smooth horizontal plane. A is given a velocity of v meter per second along the ground perpendicular to the line AB. As shown in figure, find the tension of the string during its subsequent motion. ये आपको इस तरीके से एक मास दिया गया m, लेंथ l, दूरी पर एक मास है 2m और ये एक रस्सी है जिसकी लंबाई l है। एक रस्सी से दो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी कि इस तरीके से ऐसे एक प्लेन है, इस पे एक मास यहाँ रख दीजिए, रस्सी से ऐसे बांध दीजिए, बस यही है, बस एक यहाँ रस्सी से ऐसे बांध दो, बस और कुछ नहीं। और इसको वेलोसिटी दिया गया v। अब बोला कि तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर इससे v दिया गया वेलोसिटी, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के आउट में सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये सेंटर ऑफ मास में भी तो यही सवाल हम लोग किए हैं, क्लासरूम में करवाया गया है। अब तक आप जितने सवाल किए उसमें 3 सवाल ऐसे हैं जो आपको क्लासरूम में हमने करवाया है, एक वेज वाला, एक कंस्टेंट मोशन वाला, एक ये। अगर देखें तो ये ऐसे, तो अभी अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो भाई 2m into v प्लस वो तो रेस्ट पर है तो 0 है, और 2m और m 3m कट गया, दैट मींस 2v/3। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहीं से निकाल लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा तो उसके बाद ये सर्कुलर मोशन में है, तो इसका सेंटर होगा वो सर्कल का, तो इसी से निकाल लीजिए दूरी। तो इससे दूरी अगर निकालने अगर इसको आप कुछ भी y वगैरह मान लें, तो y वगैरह मान लें तो y/m, तो भाई ये तो खुद यही हम मान लेते हैं, यहीं से निकालना चाहते हैं, यहीं से दूरी देख रहे हैं, वो ये दूरी ये 0 पे है, तो 2m into 0 प्लस m into l by 3m, m से m चला गया, तो y/m जो अपना आया वो आया l/3। अब ये आया l/3, तो अब निकाल लीजिए टेंशन। टेंशन ही होती है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और क्या लिखना है, mv²/r। तो m कितना है 2m एंड v², व्हाट इज v, 2v/3, तो 2v/3 का होल स्क्वायर mv²/r, एंड व्हाट इज r जो अपना है l/3 है। ये सब का मामला निपटाइए, तो टेंशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 2m into 4v² 9 and this is into l/3, 3 ये हो गया 3 and t is equal to आपको ये हो जाएगा ये तो 3 हो गया, तो 8m v²/3, यानी आपको 8m v²/3l, सब पुट तो सही किया है, तो आपको ये हो गया 2v/3, तो ये हो गया 9, तो ये आपको 2m है, तो आपको m v²/r, अच्छा ये r जो अपना आया था वो आया था l/3, तो ये हो गया m v², अरे 2m बाई इतना, तो ये हो गया ऐसे
ये है आपको 2m, तो सही है यार 2m, और आपको वेलोसिटी तो आया है 2v/3। तो आपको अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली, सॉरी, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और आपको सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपना जो आया है वो आया 2v/3 आया है ना। और आपको ये सर्कुलर मोशन में है अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सर्कुलर मोशन में मैंने एक बात आपको बताया कि जो वेलोसिटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है। अगर इसका वेलोसिटी 2v/3 है, इसका वेलोसिटी v है, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा ये यहाँ पे मिस्टेकन है, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं हम लोग। तो ये सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी आती है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से ये सर्कल में घूमेगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो COM लिख लीजिए, जैसा हमने भाई लिख लीजिए। तो v - 2v/3 ये आ जाएगा आपको v/3 ऐसा। अब लिखना है टेंशन फोर्स नहीं देगा सेंट्रिफिकल फोर्स, तो आपको 2m × v², तो v² करेंगे तो आपको v² बाई 9 × r क्या l/3, तो टेंशन आया अपना ये 3 2m v²/3 है ना फर्स्ट वाला। तो ये था 31, ये है 32। 32 में बोला यूनिफॉर्म रॉड AB of mass m and length L is at rest on a smooth horizontal surface and impulse J is applied to the rod B पर at the end P perpendicularly on horizontal direction, speed of particle P at L/6। तो देखिए एक रॉड ऐसे रखा है और आपने इसको इम्पल्स दिया J, तो इम्पल्स J दिया तो सच मायने में ये क्या है mv दिया है आपने, ठीक है ना। व्हाट इज इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, तो आपने इसको mv दिया है। तो बोला कि भैया सेंटर से ये वाला एंड का b नाम है, इस वाला एंड का a नाम है, सेंटर से L/6 दूरी पर कोई एक पॉइंट है। बोला कि वो पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो टाइम भी दिया गया। तो पहले तो ये देखिए कि आपने ये j दिया, तो भैया सेंटर के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, तो पहले सेंटर के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालें। क्यों? क्योंकि आप जब ऐसे इंपल्स दोगे तो ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का केस है, तो वो कहां बनाता है, सेंटर ऑफ मास पे बनाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पे बनाएगा तो भाई बना लीजिए यहाँ पे, तो L सेंटर ऑफ मास के और इसके और में निकालेंगे तो क्या mvr, तो क्या हो जाएगा mv × L/2, दैट मींस J × L/2। आप लिख सकते हैं J × L/2 बराबर क्या एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा में आपको इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/12 × ओमेगा। L से L चला गया तो आया J/2 बराबर ml/12, दैट मीन ओमेगा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 6J/ml, ये आया ओमेगा। अब ये ओमेगा आया यानी कि आपको 6J/ml। अब यही ओमेगा सबका होगा, सारे पॉइंट ओमेगा तो सबका एक होता है ना भाई। तो अब आपको कितना देर बाद बोला कि T = πml/12J, तो भैया ओमेगा ये कितने टाइम में ये कुछ घूम गया होगा ना, तो थीटा और ओमेगा T, ओमेगा 6J/ml × T πml/12J, ml गया, ये गया, तो थीटा बराबर π/2 मतलब 90 डिग्री। यानी रॉड तब तक कितना घूम चुका है, 90 डिग्री घूम चुका है मेरे भाई। ये 90 डिग्री घूम चुका है तो रॉड का सिचुएशन कैसा हो जाएगा जी, शुरू में रॉड ऐसे था भैया, अब रॉड हो जाएगा ऐसे, 90 डिग्री घूम चुका है। तो 90 डिग्री घूम चुका है तो ये जो यहाँ पर वाला जो पॉइंट है जो L/6 पर था वो आ चुका है कहीं इधर,
इधर आ चुका है सच मायने वो ना 8/6 दूरी पर, जो यहाँ था वो अब आ चुका है यहाँ। देखिए ना ये रॉड ऐसे ऐसे था, ये ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ आ गया। तो भैया जब ये यहाँ आ गया तो इस पॉइंट के पास में ना अभी भी दो वेलोसिटी है, एक है इधर जो क्या है ओमेगा आर, और एक वेलोसिटी कौन है, एक वेलोसिटी वो है जो आपने दिया था यहाँ पर v वेलोसिटी दिया था। देखिए आप किसी को ऐसे इंपल्स दिए हैं, किसी ये रॉड ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए यही रॉड है, मान लो ये रॉड है और ये फ्री है, ये मेरे हाथ पे रखा है, आप इसको ऐसे झटका देंगे तो जो वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को दिया, हर एक पॉइंट को वही वेलोसिटी मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व करेगा ना, है ना, क्योंकि आपने झटका दिया है। तो ये तो जरा देखें तो भैया हर एक पॉइंट को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, हर एक पॉइंट को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वही मिला है, v ही मिला है, हर एक पॉइंट को मिला है भाई, हर एक पॉइंट को वेलोसिटी v ही मिला है। हाँ अब घूमने की वजह से आपको हर एक पॉइंट का दो दो वेलोसिटी हो गया, एक ये वाला इनिशियली दिया गया था और एक घूमेगा, तो घूमने की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो भैया एक ये वाला तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट का कैसे, देखो भाई ये पॉइंट कैसा, ये पॉइंट इस टाइप के सर्कल में घूमेगा ना, ठीक है, इस टाइप के सर्कल में घूमेगा। अभी फिलहाल ये यहाँ से आ गया है, अब ये कैसा, ये ऊपर भी चल रहा है, तो ये सर्कल ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होगा, तो खैर ये समझने के लिए बस हमने बना दिया। तो एक आपको वेलोसिटी इसके पास ऊपर भी तो है, जो v है जो आपने दिया है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा r का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। अब निकाल लो अपना ओमेगा और v, तो निकालेंगे तो ओमेगा r व्हाट इज 6j by ml into l/6 कट गया, ये भी कट गया, यहाँ ये j by m और v भी इत्तेफाक से j by m, इतने का होल स्क्वायर प्लस j by m होल स्क्वायर। भैया ये भी j by m, ये भी j by m, तो सीधा लिख दो ना j by m into √2, खत्म। तो ये ऐसा है ना, तो ये था 32 भाई। अब है 33 में बोला था फिगर शोज ए कॉनिकल कंटेनर ऑफ हाफ अपेक्स एंगल 37 डिग्री filled with a certain amount of kerosene and water as shown in figure. The specific gravity of kerosene is 0.8 and axis of cone is vertical. The force exerted by the water on the kerosene is approximately. देखिए ये जो फोटो है तो जाहिर सी बात है भैया केरोसिन ऊपर है ना, केरोसिन का डेंसिटी कम है ना भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, तो कम है तो ये ऊपर रहेगा, तो ये है ऊपर में केरोसिन और नीचे में है ये पानी। पानी को ऐसे दिखा देते हैं फिलहाल, ये है ऐसे पानी, यहाँ से यहाँ का दिया गया 8 मीटर और ये टोटल भी दिया गया है 80 मीटर, यानी कि ये वाला 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये है 10 मीटर, सवाल में यही दिया गया है। अब ये ऐसा, तो भैया यहाँ पर केरोसिन जो है, केरोसिन पानी का यही सरफेस है ना, इसी सरफेस पे केरोसिन फोर्स लगा रहा होगा, इसका जो भी वजन है, अपना वजन कहीं फोर्स लगा रहा है, इसका जो mg है वही ये फील कर रहा होगा, इसका mg क्या हो जाएगा, mg निकालने का एक तरीका ये है कि भैया ये ओपन सरफेस है तो यहाँ पे प्रेशर P0 होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस ρgh, लिख सकते हैं। तो प्रेशर निकाल लिए, अब प्रेशर इनटू एरिया भी करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम निकाल के आप इसका मास निकाल लीजिए कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और मास इनटू जी कर लीजिए, कि जैसे मन है, तो ये ज़्यादा आसान है। यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा P0 प्लस ρgh हो जाएगा, है ना। तो ये भैया प्रेशर हो गया, तो फोर्स का क्या जानते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, तो P0 प्लस ρgh इनटू एरिया, एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ गिवन है, आर निकालने के सिर्फ आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एंगल 37 डिग्री है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है मेरे भाई, तो ये है 8, तो आप बता लीजिए
ये अगर ये 8 है तो ये 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि tan 37 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको? अगर r मान लें तो r अपॉन दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज 8, दैट मीन 3/4 is equal to r/8, that means 8, that means 2r is equal to 6. Now we can put this r in this area and force become what is P naught? P naught is 10 to the power 5 plus rho is 800. SI यूनिट में लेना है ना, तो SI यूनिट में 800 लेते हैं, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो भाई SI ले लीजिए, 800 हो जाएगा वो, है ना? जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसमें 1000 से गुना करना पड़ता है भाई SI लेने के लिए। तो रो और G 10 और H भैया यहाँ सब 10 ले, हो गया। तो ये हो गया आपको ये, और इधर क्या करना है? पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 और r स्क्वायर, मीटर में या सेंटीमीटर में? देखिए मीटर में है तो भैया 6 का स्क्वायर 36, और इसके आगे आप करें सॉल्व इसको। 34 में कंसीडर स्मॉल वाटर ड्रॉप इन एयर, लेट T be the surface tension of water. The figure shows a small section ABC of the drop subtending angle to theta at the center O. Okay, the force due to the surface tension acting on this सेक्शन आसान है ये भी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये बबल है, कंसीडर अ स्मॉल वाटर ड्रॉप है ना? एक वाटर ड्रॉप है इन एयर, लेट टी विद द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये इसका सेंटर है O, और एक इस तरीके का आपको सेक्शन दिया गया है इसमें, ठीक है जी। और ये जो सेक्शन है ये आपको ऐसे एंगल सबटेन कर रहा है, थीटा, इधर भी थीटा है ना, ये ऐसा, ठीक है। अब बोला कि इस पर फोर्स क्या लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, तो भैया ये जो एक सेक्शन है ये बिल्कुल रिंग जैसा है ना, ये रिंग जैसे सेक्शन का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस देखिए, रेडियस अगर ये r है और अगर यहाँ पे थीटा है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा r sin थीटा। तो रेडियस तो मालूम चल गया, अब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया कैसा हो जाएगा इसका? पाई r स्क्वायर करने की गलती ना करें, सिर्फ इस रिंग वाले सेगमेंट में पूछ रहा है फोर्स आपसे। ये रिंग वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर होगा, वही इसका एरिया हो जाएगा, वही इसका सरफेस है, इसका सरफेस कितना हो जाएगा? 2 पाई r sin थीटा, दिस इज द एरिया। अब ये देखिए, अब इस पे फोर्स निकालिए सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का फोर्स निकालिएगा तो फोर्स बराबर हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा इनटू सरफेस टेंशन T। लेकिन एक बात है, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन फोर्स कैसा होता है? ये ऐसे टेंजेंशियली ऐसे लगेगा ये फोर्स, ठीक है ना? ये फोर्स जब ऐसे लगेगा, बिल्कुल इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, तो या तो ऐसे आप ऐसे लिखें इसे थोड़ा अच्छा से टेक्निक बनाएं, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है और यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है थीटा, ये एंगल थीटा दिया गया है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि आपको अगर हम ये वाला एंगल लें, ठीक है, जरा देखें तो ये वाला एंगल में कितना दिखेगा आपने को? थीटा दिख रहा है, ये भी एंगल अपना क्या है? थीटा। ये थीटा है तो हमें क्या चाहिए? ये फोर्स जो है, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? इस फोर्स का हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए। देखिए ये ऐसे लगेगा ना, जैसे हर एक पॉइंट पे एक रिंग है, छल्ला है, तो उस छल्ले पे कैसा फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। एक छल्ला इस तरीके का, एक छल्ला देखो ऐसा, एक ऐसा छल्ला है, तो छल्ले पे फोर्स कैसा लगना है? बाहर। सरफेस टेंशन मतलब फोर्स कैसा लगता है? बाहर ऐसे लगेगा ना, वो फोर्स कैसा लगेगा? बाहर लगेगा, ठीक है? तो वो कैसा लगता है? along the surface, surface के along लगता है। तो surface कैसे है भाई? ऐसे है surface, तो surface के along लगेगा ना वो, तो surface के along लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? इसका sin कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा।
एफ साइन थीटा तो फोर्स यहाँ से लगना है, फोर्स ऑन रिंग। आप देखिए ना ऐसे भी इसका एक कंपोनेंट वो जो है ये वाला कंपोनेंट कैंसिलेट हो जाएगा ये क्रॉस वाला। तो जरा देखें, ध्यान दें, ठीक है। ऐसे ये ऐसे और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे एफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा जाके 2 पाई आर साइन थीटा इंटू टी इंटू साइन थीटा। ये क्या हो गया 2 पाई आर टी साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ठीक है। जैसे कि हमेशा ध्यान रखिए सरफेस के लॉन्ग में लगता है, ये सरफेस के लॉन्ग में लगता है, ये फोर्स हमेशा कैसा लगता है सरफेस के लॉन्ग में। ये सरफेस के लॉन्ग में तो टेंजेंट का कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंट का साइन कंपोनेंट सरफेस के लॉन्ग जाएगा ना। तो ये चीज 35 को स्टिक करें 36, ये 34 होगा, आइए 36 में 36 में बोला ये meteor stick swinging in vertical plane about a fixed horizontal axis passing through its one end undergoes a small oscillation of frequency f naught if the bottom half of the stick is cut off, then its new frequency of a small oscillation would become। तो ऐसा करिए ना आप फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखते हैं आप 1/2 पाई g बाई l। अब l यहाँ आप आधा कर लें तो नया फ्रीक्वेंसी f डैश क्या हो जाएगा 1/2 पाई और लेंथ को आधा कर लो g और क्या है l/2, तो l/2 तो 2 पर चला जाएगा। अब जब देखिए तो अगर f डैश बाई f अगर आप करें तो 2 पाई gl सब निकल जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें, इसमें बच जाएगा आपको √2, दैट मींस f डैश बराबर √2 इनटू पुराना फ्रीक्वेंसी खत्म। ये ऐसा। अब है 37 में बोला for the situation showing the figure below find the magnitude of force experienced by dipole due to charge q placed at a distance r। आसान सवाल है ये। डाइपोल एक चार्ज q है यहाँ पे रखा हुआ और उससे r दूरी पर एक डाइपोल है भाई, यहाँ पे p यानी डाइपोल है। तो डाइपोल है तो उसमें दो चार्ज है ना, डाइपोलिक चार्ज है। इधर मान लीजिए माइनस छोटू की, इधर मान लीजिए प्लस छोटू की। अगर इनका लेंथ लें डाइपोल का 2d ले लें, आसान हो जाएगा। तो इसके वजह से फोर्स जो इस पर लगेगा माइनस q वाले पे लगेगा, उसको अगर F1 बोले तो वो हो जाएगा kq q। अच्छा q को आप ऐसे अच्छा भी q ही रहने देते हैं, kq अपॉन ये दूरी यहां से यहां तक r है, यहां से डाइपोल के सेंटर तक r है, तो इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी r - d। हमें यही वाली दूरी चाहिए ना, हमें ये दूरी चाहिए क्योंकि ये यहां तक का दूरी है और ये दूरी कितना है d है। ये क्या लिखेंगे r - d का F2 इस पर F2 अगर निकालना है तो kq बाई r प्लस d का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की दूरी r है और ये दूरी d है, तो हमें भैया ये वाला दूरी चाहिए, तो क्या हो जाएगा r प्लस d। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन चेक कर ले। तो अगर ये प्लस चार्ज वाले पे ऐसे लगाएगा रिपल्सिव, इस प्लस चार्ज वाले पे लगाएगा ये ऐसे रिपल्सिव, यानी डाइपोल फिर से बना लें अगर, तो ये प्लस चार्ज वाले पे ऐसे लगाएगा, इस तरफ लगाएगा F2 और नेगेटिव वाले को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ ऐसे F1। तो नेट फोर्स कर लीजिए F1 - F2, तो F नेट हो जाएगा F1 - F2। देख लें F1 - F2 करें तो क्या कॉमन है, kq इज कॉमन, तो भैया क्या है 1/r - d का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस d का होल स्क्वायर। अब कर लें तो kq एंड दिस इज r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2rd एंड
और ये सब माइनस में जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका माइनस 2ab वाला प्लस में चला जाएगा, माइनस 2rd है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कटेगा, ये कट गया, तो ये आया के क्यू क्यू एंड क्या हो गया 4rd बाई ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आर बहुत बड़ा है डी से, तो डी को इग्नोर कर दिए तो ये आर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर हटा सकते हैं, मर्जी आपकी। तो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई, अच्छा इंटू 4 के बाई लिख लें, उसके बाद में आर क्यू, ये ऐसा। अब ये है कि भैया यहाँ P पुट करना पड़ेगा, Q बराबर आपको P पुट करना पड़ेगा, तो भैया Q बराबर जो छोटू Q है, आप देखिए डाइपोल मोमेंट दिया है, वो तो दिया नहीं था, तो 2Q बाई डी, तो भैया Q बराबर क्या करना पड़ेगा P बाई 2D कर लें, पुट कर लें Q बराबर, तो फोर्स नेट जो है अपना वो KQ and this Q is P by 2D, okay, and 4D upon RQ, D भी चला गया, ये चला गया, तो फोर्स आया 2KQ P by RQ, आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर 2K है तो 1 by 2 pi epsilon naught हो जाएगा RQ में, और ऊपर में क्या आ जाएगा QP, इस तरीके का, यानी QP 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ है ना, ये ऐसा। चलिए ठीक है, ठीक। अब आइए 38 में असेंबली दिया है कैपेसिटर का, आसान असेंबली है ये तो, है ना, ये इसे बोला 5 कैपेसिटर टुगेदर with their capacitance are shown in the figure, the potential difference between the point A and B कर लो बा, ये बिल्कुल आसान है, is 60 volt, the equivalent capacitance between A and B and charge on capacitor 5 microfarad will be, आसान है ठीक है, क्या होगा the equivalent capacitance और चार्ज उससे पूछा, तो ये असेंबली बना लेते हैं पहले हम लोग, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 है, 4 5, ये ऐसा। पहला जो है वो दूसरे से लेके यहाँ तक है ना, आपको यहाँ तक ठीक है, और फिर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये ऐसा, और इधर में है V एंड दिस इज A, ठीक, तो ये ऐसा। अभी यहाँ पे दो अननोन पॉइंट्स मान लेते हैं ना, यहाँ पे x मानेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ y मानेंगे तो यहाँ भी y हो जाएगा, तो क्या आ रहा है इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला व्यू आ रहा है, कि देखते हैं कि नहीं, 12 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 5 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 9 माइक्रोफैराड और ये 8 माइक्रोफैराड है ना। तो 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 और दो अननोन टर्मिनल्स के x एंड y, तो अगर ऐसा दिखे तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सोचते हैं, हम A ले लिया पॉइंट यहाँ पे हम ले लिया B और यहाँ ले लिया X, यहाँ ले लिया Y। चलिए अब अरेंज करते हैं, पहला कैपेसिटर B से X के बीच में, तो B से X के बीच में पहला कैपेसिटर डाल दें, कितने का है ये 12 माइक्रोफैराड। दूसरा कैपेसिटर X से Y के बीच में
चलिए x से y के बीच में निकालेंगे कितने का 10 माइक्रोफैराड। ओके, ये हो गया x से y के बीच में। तीसरा कैपेसिटर जो है ये है आपको, ये भी है x से y के बीच में और ये है x से y के बीच में आपको, और फिर ये है y से a के बीच में। ये ऐसा सही लिखे हैं यहाँ a x, ये हो जाएगा y, तो x y, ये भी x y और ये भी x y। हाँ, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं है, खैर अब लिख दिया तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा तो नहीं है, एक्स वाई के बीच में 3 कैपेसिटर है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, ऐसे कंडीशन में हम ले लेते हैं अननोन पॉइंट्स को बीच में। तो अननोन पॉइंट्स को बीच में ले लें तो यहाँ है b, यहाँ है x, यहाँ है y और फिर है अपना a। तो ये है b, ये है x। अच्छा, b से x के बीच में आपको एक कैपेसिटर और फिर x से y के बीच में एक कैपेसिटर, फिर x से y के बीच में एक और कैपेसिटर। ठीक है, तो x से y, तो ये भी x से y, एक और कैपेसिटर x से y और फिर y से a के बीच में एक कैपेसिटर। क्या बात, तो ये ऐसा। तो 12 माइक्रोफैराड ये हो गया, 10 माइक्रोफैराड ये हो गया, 5 माइक्रोफैराड ये हो गया, 9 माइक्रोफैराड और ये हो गया 8 माइक्रोफैराड। ठीक, तो ये ऐसा। अब ये है B और ये है अपना A। अभी ये तीनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सब सीरीज में। यहाँ पैरेलल वाले कैसे जुड़ते हैं, कैपेसिटर में सीधा जुड़ जाते हैं। तो 10 5 15 9 24, 12 माइक्रोफैराड, 24 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 8 माइक्रोफैराड। चलिए, अब इनको इक्विवेलेंट निकालना आसान है। तो आप देख लें 12 और 8 का 12 गुने 8 96 अपॉन 12 20 में नहीं बैठ पा रहा है इनका। ऐसे कर लें तो सीधा 1/c इक्विवेलेंट, या तो ऐसे निकाल लें c इक्विवेलेंट बराबर सबसे अच्छा इतना ही इतना 24 गुने 12 प्लस आपको 24 गुने 8 है ना, एक्चुअली गुना वाला ऊपर जाएगा 12 गुने 24 गुने 8 डिवाइडेड बाई 12 गुने 24 प्लस 24 गुने 8 प्लस 12 गुने 8। देखो क्या कॉमन है इसमें, इन सब में अगर देखें तो 12 गुने 8 12 गुने 8 12 गुने 8 कॉमन है अपना। तो 12 और 8 को निकाल दीजिए, 12 गुने 8 कॉमन है तो 24। इसमें 12 गुने 8 करेंगे तो 12 और 8 चला जाएगा तो 3 प्लस 12 गुने 8 करेंगे तो 2 है ना, और इसमें 12 गुने 8 करेंगे तो 1, 3 2 5 6, 24 बाई 6 4 माइक्रोफैराड है ना। तो ये ऐसा आपको है। अब इक्विवेलेंट आ गया, अब चार्ज आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब चार्ज आपको चाहिए था किस पे, इस पे चाहिए 5 माइक्रोफैराड वाले, कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए तो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितना है भाई, वोल्टेज है 60, ये 60 यहाँ 0 कर लीजिए। तो अब 60 और 0 कर लीजिएगा। अब उसके बाद में आपने देखा कि इतना आया तो आपको चार्ज किस तरीके से आप करिएगा 60 गुने 4 है ना, यानी 240 माइक्रोफैराड चार्ज आया। तो 240 माइक्रोफैराड चार्ज में इसमें 240 आपको, और उसके बाद में इस पे 240, इस पे 240, इस पे 240 है ना। और उसके बाद में क्या करना है, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 240 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको क्या है, 4 बराबर क्या होता है q/c, सॉरी 4 बराबर होता है cv। तो cv
तो आपको कैपेसिटेंस के रेशो से डिवाइड कर लें, तो रेशो है आपको 10:5:9, तो ऐसा कर लीजिए 24x बराबर आपको आया था 240 मिनट का, 240 का चार्ज टोटल। तो x बराबर कितना है 10, इसमें 5x तो 50, इसमें चार्ज कितना होगा 5x तो 50 माइक्रो। ठीक है, चलिए 38 39 में है a charged particle of charge q mass m when projected perpendicular to uniform and constant magnetic field was found to execute a circular motion of radius r when the same particle projected to the same magnetic field at the same speed as before it executed curvilinear motion of radius r, then the value of r is। देखिए अगर सर्कुलर मोशन में चलेगा तो mv/qb, और अगर आप एंगल बना के फेंकोगे तो वहां जो रेडियस आता है वो आप लिखते हो mv sin θ/qb। ये जो r डैश अपना आएगा वो क्या आएगा r sin θ, है ना। अब जरा देखिए इस ऑप्शन में नहीं है कि r sin θ, लेकिन होगा r sin θ ही ऑप्शन में। यहाँ पे r cosec θ दिया गया है, बाय मिस्टेक है, ठीक है ना। इसमें सही आंसर है r sin θ। चलिए तो ये 39। अब आइए 40 में बोला a campus needle is placed in the gap of a parallel plate capacitor, the capacitor is connected to a battery through a resistance, the campus needle। देखिए आपको कैपेसिटर के बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है आपको एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। कैपेसिटर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कैपेसिटर के अंदर में डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। कौन सा करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड किसी कैंपस नीडल को आप डालिएगा तो वो तो भैया डिफ्लेक्ट करेगा ना, तो वो आपको डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा देखिए इस ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपने लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट का फंक्शन होता है। ये करंट कैसा फंक्शन होता है, बिल्कुल वही जो आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है। ये करंट ऐसा होता है I0 e⁻t/RC, ठीक है ना। तो भैया वहां तक आपको ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, आपको स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो टाइम कांस्टेंट का कांसेप्ट यहां पे लेना है। तो पहला डज नॉट डिफ्लेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड, ये भी गलत है। डिफ्लेक्ट एंड रिमेन डिफ्लेक्टेड एज लॉन्ग बैटरी इज कनेक्टेड, ये भी गलत है। डिफ्लेक्ट एंड ग्रेजुअली कम टू द ओरिजिनल पोजीशन इन ए टाइम which is larger compared to the time constant, बिल्कुल सही बात है ना। आपको टाइम कांस्टेंट से ज्यादा टाइम लगेगा इसको आपको ओरिजिनल पोजीशन पर आने में, तो डी ऑप्शन सही है। 40 का 41 ने बोला लूप ए ऑफ रेडियस इतना मूव टुवर्ड्स योर बी कैरिंग सम करंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन सच ए वे that their planes are always parallel. What is the distance between the two loops when the induced EMF in loop A is maximum? बोला कि आपको इसमें पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, कौन सा दूरी पे आपको इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आसान सवाल है ना। ये आपको एक लूप है, एक बड़ा लूप है। अब जब देखिए इसमें करंट आपको रन कर रहा है, करंट घूम रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा ना भाई। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है तो इसमें फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो फ्लक्स डेवलप हो जाएगा तो भैया फ्लक्स जब डेवलप होगा तो कितना होगा, जब देख लीजिए पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए एक्सिस पर, ये इसके एक्सिस पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखिए इस वाले रिंग के एक्सिस पर ये है। इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक्सिस पर क्या होता है भाई u0 I बाई, और अगर इसका रेडियस कुछ है क्या दिया गया, रेडियस देख लीजिए आपका ए लूप ऑफ रेडियस r। अच्छा कैपिटल r दिया है तो कैपिटल u0 I r स्क्वायर बाई क्या होता है आपको इधर होता है 2 r स्क्वायर प्लस अगर ये दूरी x है तो x स्क्वायर की पावर 3/2। ये है मैग्नेटिक। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे ना तो फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू I r स्क्वायर
ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ईएमएफ इंड्यूस क्या पूछा है, ईएमएफ इंड्यूस है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या कीजिएगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जरा देखें, ध्यान दें, ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो तो u नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर और डी बाई डी। भाई इसमें तो है ही नहीं टाइम का डिफरेंशियल, तो कोई बात नहीं, x का डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, x का तो है तो x के डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो भैया जब देखें तो x में अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई, ये सब अपना कांस्टेंट है, बाई 2, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, d बाई dx, ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 इनटू ऊपर में dx मिलेगा और नीचे में dt। तो dx बाई dt को v का लीजिए ना, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो ये में बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई आई आर स्क्वायर, उसके बाद में v बाई में 2, और उसके बाद में ये इसको भी लिख दिया, ये वाला भी यहाँ कर दिया, और ये इनको डिफरेंशिएट की थी, इनको आप अगर डिफरेंशिएट करें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ये इसका मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस 3 बाई 2 है, ये हो जाएगा आपको माइनस 3 बाई 2 इंटू, अब उसमें से हम एक घटा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 5 बाई 2 इतना, और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 2x, 2 से तो चला गया x दिया है ये में। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये में बताना है आपको, सवाल ये है कि ये में मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो जो ये में पाया वो x का फंक्शन, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, मैक्सिमम मिल जाएगा। मैक्सिमम का यही कॉन्सेप्ट है, केवल ये उसके डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लें तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम। तो अब ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए ना, तो भैया डी ईएमएफ अपॉन dx इक्वल टू 0 कर लीजिए ना, ईएमएफ x का ही वेरिएबल है, तो भाई 0 करना है तो ये सब जितने भी ये कांस्टेंट वाले हैं सब हटाइए, उनसे क्या लेना देना आपको, 3/2 को भी हटाइए, कोई काम का नहीं है, अपने काम का बस उतना है कि आपको d बाई dx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर माइनस 5/2 इनटू x, बस इतना है अपना काम, इतना और 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया पहले इनको मल्टीप्लाई में लीजिए, इनका 1 हो जाएगा प्लस, अब इनको डिफरेंशिएट कीजिए, x को मल्टीप्लाई में लीजिए, इनको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस 5/2 लीजिए इधर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 7/2 हो जाएगा, 0 हो गया। ये कैंसिल कर देगा इसको, तो माइनस 5/2 चला जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा उसमें, माइनस 7/2 में से चला जाएगा तो बचेगा -1, है ना। तो ये ऐसा हमने इतना कॉमन करके उधर हटा दिया, इधर क्या बचा 1, है ना, प्लस ये माइनस 5/2x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये इतना है ना, इतना से हमने डिवाइड कर दिया, ये बच गया इस पर माइनस आपको 1। अब ये ऐसा है, तो ये जब ऐसा है तो इसको ये बाई में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको यानी सिंपल ऐसा करना है कि आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इतना, इसमें देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो। चलो आगे इसमें तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं तो कुछ तो रहा होगा, आ जाएगा या आसान सा हो जाएगा, इसमें कुछ ये है नहीं ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे टर्म में आपको गलत आ रहा है। चलिए आइए, है ना। तो ये हो गया। अब है 42, बोला कि an ideal transformer the voltage and current in the primary coil are इतना, if the voltage in the secondary coil इतना, तो भई आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों का पावर सेम होता है ना, तो पावर और क्या लिखते हैं VI। तो वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी और वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। अब कर लीजिए, वैल्यू डाल लीजिए ना, आसान तो है यार। 42 देखो इसमें वोल्टेज प्राइमरी दिया है, करंट प्राइमरी दिया है, और क्या दिया भाई सेकेंडरी में वोल्टेज दिया, तो सेकेंडरी में करंट नहीं निकल जाएगा, फॉर्मूला में डालिए आ जाएगा। भैया आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का पावर और क्या होता है VI। तो वोल्टेज इन प्राइमरी तो करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी। 42 43 आइए 43 में बोला कि आपको एक प्रिज्म है, ए ब्लैक स्पॉट B is marked very near to base of prism इतना, as shown figure the image of the black spot appear on the surface AC। तो भैया इस पर appear हो रहा है तो TIR हुआ है ना यार। अगर आपको ACB है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, अगर वो इस पर appear हो रहा है, इसका मतलब TIR है। ठीक है जी, तो TIR है तो भाई देखो ये लाइट कैसे गया होगा, देखिए तो जरा ये अगर देखें TIR अगर होने का संभावना है तो लाइट कैसे जाएगा, ये बाय द वे अगर ऐसे गया, अब ग्रेजिंग इंसिडेंट पे है ये करीब तो ग्रेजिंग इंसिडेंट पे जाएगा और ग्रेजिंग इंसिडेंट पे जाके ऐसे और क्रिएट TIR होगा। तो भैया ग्रेजिंग इंसिडेंट पे गया तो एक बात तो समझ में आ गया कि भैया तो ये वाला एंगल जो था वो क्रिटिकल एंगल जैसा था, और आपको ये भी समझ में आ गया ये भी क्रिटिकल एंगल तो है यार, है ना। तो भैया आपको मालूम है, देखिए ग्रेजिंग इंसिडेंट पे जब जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा आता है, क्रिटिकल एंगल जैसा आता है ना। अरे भाई किसी ब्रिज में आप एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेजिंग लेते हैं तो ये कैसा आता है, क्रिटिकल एंगल जैसा आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको मालूम है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R1 और R2 आप जानते हैं, R1 + R2 बराबर क्या है A होता है। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये तो TIR कर ही रहा है यहाँ पे, तो क्रिटिकल एंगल ही होगा। तो भाई जान लो 2 × क्रिटिकल एंगल और A, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा A/2। तो एक्चुअली हमसे A पूछा है, तो देन एंगल ऑफ प्रिज्म इतना क्या करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो 2 × क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा हमें, तो क्रिटिकल एंगल हम लोग निकाल लेंगे। देखिए इसका दिया है क्या, हाँ दिया है, म्यू दिया है इसका 3/2, तो क्रिटिकल एंगल जो हो जाएगा वो sin इनवर्स, आपको उल्टा कर लीजिए तो 2/3 दिस इज क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 2 × sin इनवर्स 2/3 खत्म। 43 44 में है स्टेटमेंट वैसे सोशल रीजन है मेरे ख्याल से, बोला द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इन द रेंज 30 to 170। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपको इंडिपेंडेंट होता है, आपको मिड एटम्स का, है ना। तो ये सारे मिड एटम्स हैं, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये जैसे हमने लिखवाया है सब, तो ये थ्योरी का डेटा है, याद करना पड़ेगा। तो ये मिड एटम्स हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी आपको ये हाँ इंडिपेंडेंट होता है इनके एटॉमिक नंबर से। ठीक है, रीजन बोला न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज होता ही है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस आपको शॉर्ट रेंज होता है। तो और आपको बोला कि बाइंडिंग एनर्जी आपको ये इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर से इनके लिए, बिल्कुल सही लॉजिक भी तो सही है ना कि आपको न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज है, यानी कि आपको छोटे एटम में आपको न्यूक्लियर फोर्सेस आपको लगते हैं, बिल्कुल सही है ना, एक्सप्लेन भी सही है। तो ये ठीक है,
45 में बोला द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज इंक्रीज इन टेंपरेचर। बिल्कुल सही है, ये बात आपको बताया है हमने इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर आपको टेंपरेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और आपको सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। चलिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंपरेचर बढ़ा देने से आपको नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ जाता है ना। देखिए ये सेमीकंडक्टर पढ़ाया है, अच्छा रीजन में लिखा भी वही है, तो रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेन भी सही किया है ना, बिल्कुल सही है ये, है ना। तो यानी कि 45 का ए, ठीक है। अब जब देखिए 46, साफ 46 में बोला आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेरीज विद टाइम एज इतना आर इंसिडेंट इन लिथियम एंड लिवेट फोटो इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का दिया गया है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बोला द वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम, तो वर्क फंक्शन निकालिए। तो भैया कैसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी? एक्चुअली आप ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा है ये होता है आपको इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी है ना, में से आप वर्क फंक्शन को घटा देते हैं। तो आपको चाहिए वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन चाहिए, तो वर्क फंक्शन में क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब भैया इंसिडेंट एनर्जी कैसे लिखते हैं हम? देखिए E बराबर hν यानी HF ऐसा लिखते हैं, तो HF माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब भैया देखो जरा वर्क फंक्शन HF, अब ये देखें तो HF, तो F आप कैसे लिखते हैं? F को आप लिख सकते हैं, आप जैसे लिखते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो हम लिख सकते हैं ना भाई F को लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई, तो आप लिख लेंगे ओमेगा बाई 2 पाई माइनस काइनेटिक एनर्जी दिया है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखें ये जो इक्वेशन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपको, ये आपको 3 वेव से इसमें है ना, तो भैया इसमें जो आपको मिलेगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो 3 टाइप का मिलेगा। क्या क्या है? ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, तो एक मिलेगा आपको ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, एक मिलेगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, और एक मिलेगा ओमेगा नॉट, 3 मिलेगा इसमें, ठीक है ना। कैसे, क्यों ऐसा 3 मिलेगा? आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए 3 बन जाएगा आपको यहाँ पे, 3 आपको 3 फंक्शन बनेगा, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरीके से मिलेगा। तो भैया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है, तो वर्क फंक्शन आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के केस में वर्क फंक्शन यही देगा, तो आप इसको रख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रख लीजिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, मेरे ख्याल से गिवन है, दिया गया है, कितना है 2.4 और है एक 8 पाई, तो 10 के पावर 14 है, इसमें 10 के पावर 14 तो 24 लिख लेंगे। तो आप 10 के पावर 14 वाले एज लिखिए 6 पाई, है ना, आपको 2 ऐसा into 10 to the power minus 34 by 2 पाई, और भैया कॉमन कर रहे हैं 10 के पावर 14, तो क्या बचेगा 8 पाई over 24 पाई, तो 32 पाई, बस इतना माइनस 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाई से पाई कट गया। अब भाई इसको सॉल्व कर दो, कुछ नहीं इसमें, ठीक है, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो कन्वर्ट कर लेना, या फिर इसको चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि भैया ये है जूल में, ये आप एनर्जी निकालिए जूल में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करना है, दोनों में से किसी एक को, क्योंकि